कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मान लिया हमारे पास क्या है, कोई एक बॉडी है इस तरीके से, और मैं ऐसे अज्यूम कर लूँ कि ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक बॉडी है एंड दिस बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन। ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो बॉडी है वो कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है, ताकि हमारे कैलकुलेशन में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और ये पूरी की पूरी बॉडी मान लिया इस एक्सिस के बॉर्ड, ये मेरे पास क्या है, एक एक्सिस है ओ एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के बाद क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में? मान लिया मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूं, मेन्यू करके थोड़ा सा अंदर को बना दे ताकि बाहर का लिख पाऊँ, इस तरीके से बना दे। ओके, मान लिया इस पॉइंट पर यहां से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया यहां से आर डिस्टेंस पर, इन दिस डायरेक्शन मैंने क्या किया, कोई एफ फोर्स लगा। कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। ठीक है, और जो किया, जो हमने फोर्स लगा रखा है, दिस डायरेक्शन इज नोन है रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये ऐसे मोशन करेगा तो जो आर होगा वो क्या होगा, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट अज्यूम करूं तो अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है देन दिस आर विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, क्योंकि ये जो इस पॉइंट की अगर बात करूंगा तो पॉइंट कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, और ये जो आर है क्या होगी, उस सर्कल की रेडियस होगी। तो मैं जो ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन को क्या बोलूंगा, रेडियल लाइन, या बोलते हैं रेडियल एक्सेस बोल सकता हूं। मान लिया ये जो फोर्स है उस रेडियल एक्सेस के साथ फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल। किसके साथ, ध्यान देने वाली बात है, रेडियल एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो फाई एंगल बना रहा है। ये बात समझ में आई आपको? नाउ अब मैं क्या कर सकता हूं, इस फोर्स को दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूं, नहीं कर सकता? आंसर आज ही कर सकता हूं। वन इज अलोंग रेडियल डायरेक्शन एंड वन इज अलोंग इन दिस वे। और जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, टेंजेंट होगा, नहीं होगा? तो उस कंपोनेंट को क्या बोल दूंगा मैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल दूंगा। तो क्या किया मैंने, इसका एक कंपोनेंट कहां की ओर आ गया, इन दिस डायरेक्शन। लेट अस से दिस कंपोनेंट इज एफ आर एंड दिस आर इज फॉर रेडियल कंपोनेंट, यानी आर किसको दिखा रहा है, रेडियल कंपोनेंट को दिखा रहा है। ये जो एफ आर है वो क्या है, इस फोर्स का कंपोनेंट है इस आर के डायरेक्शन में, या बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन में, इसलिए इस कंपोनेंट क्या बोल दिया मैंने, रेडियल कंपोनेंट बोल दिया। और दूसरा कंपोनेंट कहां की ओर आएगा, इस तरीके से इधर की ओर, और इसे हम क्या बोल देंगे, दिस इज अवर टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस इज एफ टी। ये क्या होगा हमारा, एफ टी होगा। क्यों बोला एफ टी, बिकॉज दिस वेक्टर इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल दिया। तो यहां पर जो फोर्स के दो कंपोनेंट निकल के आए, एक एफ आर, दिस इज रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट निकल के आया एफ टी, दिस इज अवर टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये मेरे पास क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ओके, अब इस डायग्राम को देखकर बताओ वो कौन सा कंपोनेंट होगा जो इस बॉडी के रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बताओ फटाफट, कौन सा वाला होगा, रेडियल कंपोनेंट या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट? एक बार पहले बात करते हैं किसकी, रेडियल कंपोनेंट की। देखो रेडियल, ये इसके बाद क्या कर रहा है, ये रोटेट करने को क्या है, फ्री है। किसके बाद, ये जो एक्सेस है फिक्स एक्सेस है, ध्यान देने वाली बात है, इसको हम हिला नहीं सकते यहां से। ठीक है, ऐसा कुछ करता है जैसे चाबी का छल्ला होता है, और ऐसे मैंने लगा दिया यूं करके। ओके, अब ये ऐसे ऐसे घूम सकता है लेकिन ऐसे नहीं घूम सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ आर है क्या उसका यहां पर कोई रोल है, रोटेशनल मोशन में क्या कोई रोल है? आंसर है नहीं है। अगर ये बॉडी मैंने इस तरीके से पकड़ रखी है और मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है, ये कैसे, इस तरीके से रोटेट करने के लिए फ्री है। मैं इसको फोर्स कहां की ओर लगा रहा हूं, इधर की ओर। फोर्स मैंने कहां की ओर लगाया, इधर की ओर, इन रेडियल डायरेक्शन, इधर की ओर फोर्स, अरे खुल गया ये तो, सॉरी, फोर्स कहां की ओर लगा रहा हूं, इधर की ओर फोर्स लगा रहा हूं। क्या इसका कोई इफेक्ट होगा यहां पर? कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये लग रहा है फोर्स इधर की ओर, लेकिन इसका कोई मुझे यहां पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। या बोल सकते हैं ये जो रेडियल कंपोनेंट है वो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कौन सा वाला है? आंसर है टेंजेंशियल वाला। जो कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अगर मैं यहां पर फोर्स ऐसे लगाऊंगा और जो हमेशा टेंजेंशियल रहेगा इस तरीके से, ये क्या कराएगा, इसको इस तरीके से रोटेशनल मोशन कराएगा। यानी जो एफ, जो मेरे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट, तो ऐसे लिखना है यहां पर, फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट tangential component and that is ft is responsible for
रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ओके, ये बात समझ में आई। ये हमने यहाँ से डायग्राम से पता किया। और रेडियल कंपोनेंट का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास एक्सेस है वो क्या है, फिक्स एक्सेस है। अब देखो दूसरी चीज, एक चीज तो यहाँ समझ में आ गई कि जो टॉर्क होगा वो किस पर निर्भर करेगा, इस फोर्स के टेंजेंशियल कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर वो एक और चीज पर डिपेंड करता है, और वो चीज होती है कि जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया वह पॉइंट एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है। देखो जरा समझना बात को, आप इस चीज को रोज करते हो अपने घर में, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे मान लिया ये हमारा दरवाजा है और दरवाजा ऐसे खुलता है, दरवाजा इस तरीके से खुलता है यूं करके, ठीक है। हमेशा जो बढ़ई होता है हमारा, वो जो दरवाजे का हैंडल होता है वो कहां पर लगाता है, दरवाजे के सबसे किनारे वाले छोर पर लगाता है, यानी यहां पर लगाता है हमेशा हमेशा हैंडल। क्या आपने कभी किसी दरवाजे में हैंडल यहां पर लगा हुआ देखा है? नहीं देखा है। हमेशा हैंडल कहां होता है, किसी भी दरवाजे में हैंडल हमेशा कहां होता है, उसके सबसे लास्ट वाले कोने में होता है। ऐसा कभी नहीं देखा कि बीच में हैंडल है या फिर इधर हैंडल है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर लगाया क्यों गया। आप सब लोग एक बार इसको अनुभव करके देखना कि जब आप क्या करते हो, यहां पर हैंडल पकड़कर इसको खोलते हो या फिर बंद करते हो, तब आप कहोगे कि यहां पर आप इजीली उसको खोल और बंद कर पा रहे हो। अगर वही हैंडल कहां लगा दूं, मैं इधर लगा दूं, यानी इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के बहुत पास लगा दूं, तब वहां पर क्या होगा, हमें खोलने में क्या होगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या बोलते हैं हमें ज्यादा एफर्ट वहां पर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉर्क है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम फोर्स जिस पॉइंट पर लगा रहे हैं वह पॉइंट एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है। अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो वो किस पर भी निर्भर करता है, इस आर पर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और जो आर है वो क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस है। यानी कि जो टॉर्क है पहले तो किस पर निर्भर डिपेंड करेगा, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट पर, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, वो इस आर पर डिपेंड करेगा, या बोलते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पर वो डिपेंड करेगा। तो ऐसा लिख कर चलेंगे, इट इज फाउंड दैट टॉर्क इज depends upon tangential component of force, tangential component of force as well as distance between point at force is applied and axis of rotation and that is R। वो क्या है हमारे पास, R है, that is R, this R। ओके, ये बात समझ में आई। इन फॉलोइंग वे, एंड दिस डिपेंडेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो लिख कर चलेंगे, दिस डिपेंडेंसी can be written in following way। Now what is this way? This way is torque। अब टॉर्क को हम सिंबल क्या होता है, टॉर्क का टाउ होता है, ठीक है। मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन वहां पर नहीं बताया। जो टॉर्क का सिंबल होता है वो क्या होता है, टाउ होता है, ठीक है। टाउ इन दिस वे, तो टाउ इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाई टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इस तरीके से क्या होता है, हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क इन एनी बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है बात। नाउ अब ये क्या है, उतना फेमस फॉर्मूला नहीं है। जो फेमस फॉर्मूला है वो इसके बाद आने वाला है। जो कैसे निकालेंगे फेमस फॉर्मूले को, अब एक बार फिर से इस डायग्राम में आओ। इस डायग्राम में क्या हम रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। किससे, हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है, वेक्टर की हेल्प से। अगर ये एंगल कितना है, फाई है, देन दिस एफ आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस फाई, और जो एफ टी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ साइन फाई, ठीक है।
तो फ्रॉम दिस डायग्राम सिंस व्हाट वी हैव, सिंस जो एफ आर है यानी रेडियल कंपोनेंट, दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉस फाई, सिंपल सी बात है, दिस विल बी एफ कॉस फाई एंड दिस विल बी एफ साइन फाई। जो एफ टी होगा किसके बराबर होगा मेरे पास, एफ साइन फाई के बराबर होगा। तो जहां एफ टी है इस फॉर्मूले में क्या पुट कर सकता हूं मैं, एफ साइन पुट कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास दिस टाउ विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आर एफ साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फेमस फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क का क्या होता है, ये एक फेमस फॉर्मूला होता है जहां आर क्या है, अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन, और जो एफ है वो क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और साइन फाई, फाई क्या है, दिस इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड दिस रेडियल डायरेक्शन, यानी जो फोर्स ने रेडियल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया वो क्या है, मेरा फाई है। नाउ सेट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, किधर है बात। नाउ अब इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं और कुछ तरीकों से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम समझो जरा। मैं अगेन इस एग्जांपल को दोबारा से यहां पर लिख रहा हूं, इस डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं दोबारा से, उसको एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या कोशिश कर रहा हूं, ये मेरे पास इस तरीके से क्या है, एक बॉडी है यूं करके, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है जो पॉइंट ओ से इस तरीके से जा रही है, ओके, और यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास क्या है, दिस इज रेडियल डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। मान लिया यहां फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, इस तरीके से ये एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड दिस इज माई एक्सेस ऑफ मतलब रेडियल डायरेक्शन एंड दिस इज फाई, ये मेरे पास क्या फाई है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, जिस लाइन के अलोंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज अप्लाइंग अलोंग दिस लाइन, हो रहा है नहीं हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से कि जो फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको से पीछे बढ़ाऊं तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग अलोंग विच फोर्स इज अप्लाइड, यानी जिस लाइन के अलोंग फोर्स अप्लाई हो रखा है वो ये डॉटेड लाइन है। इस लाइन को हम एक नाम देते हैं, द नेम इज लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है इसी लाइन के अलोंग क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना, इनिशियली फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। नाउ अगर मैं ये निकालना चाहूं कि इस लाइन ऑफ एक्शन और इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से इस लाइन ऑफ एक्सेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहां से ऐसे पकड़ा और ये मेरी एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, ये नहीं है एक्सेस ऑफ रोटेशन, कौन सी एक्सेस ऑफ रोटेशन, जो आपको दिख नहीं रही है, जो दिख नहीं रही है आपको और आपको आ रही है यूं करके, ओके। तो दिस इज माई एक्सेस ऑफ रोटेशन और यहां से मैंने क्या किया, इस तरीके से इस लाइन ऑफ एक्शन पर एक नॉर्मल खींच दिया। तो दिस इज नॉर्मल एंड दिस पॉइंट इज एन, और इस पॉइंट को नाम दे दो क्या, पी नाम दे दो, ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगर ये एंगल फाई है तो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई, और जो ओ एन है वो क्या है, दिस इज नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। जो मेरे पास ओ एन है वो क्या है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन LOA एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओके। नाउ अब देखो, अगर मैं इस ON को निकालना चाहूं, कैसे निकालूंगा, देखो, इफ दिस एंगल इज फाई देन दिस इज नॉर्मल, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं यहां से क्या निकालूं, साइन फाई निकालूं, क्या निकालूं, साइन फाई निकालूं, देन दिस आंसर विल बी क्या आ जाएगा, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, यानी कितना आ जाएगा, ये ON डिवाइडेड बाई R आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर ON इक्वल टू कितना आ गया, ON इक्वल टू R साइन फाई आ गया। अब इस ON को मैं सिंबॉलिकली ऐसे लिख दूंगा, R परपेंडिकुलर, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस R, वही तो है, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस R, है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। इफ दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ कंपोनेंट ऑफ दिस कैपिटल R, सॉरी दिस R, दिस विल बी इक्वल टू R साइन फाई। अब देखो ये निकालने का फायदा क्या होगा, एक बार अगेन कहा हो, इक्वेशन नंबर 1 में आओ। देखो इक्वेशन 1 अब मॉडिफाई होने को जा रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन व्हाट वी आर गेटिंग, देखो तो थोड़ा सा मॉडिफाई करो। नाउ इन इक्वेशन 1 अगर मैं यहाँ से टाउ इक्वल टू लिखूंगा तो सॉरी हाँ, टाउ विल बी इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आऊँ तो दिस इज R साइन फाई और इनटू क्या आ गया, F आ गया, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, देखो
इक्वेशन को मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, साइन को मैंने क्या किया, इस आर के साथ लिख दिया तो अच्छी बात है। तो यहां से मेरे पास दिस टाउ विल बी इक्वल, नाउ दिस क्वांटिटी विच इज इनसाइड ब्रैकेट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। तो किसके बराबर है मेरे पास आर परपेंडिकुलर और इनटू कितना आ गया, एफ आ गया। तो दिस इज माई टॉर्क, तो दिस इज इक्वल टू टॉर्क का एक डेफिनेशन मतलब एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दिस नॉर्मल डिस्टेंस एंड फोर्स, किधर बात। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसको भी क्या कर दो, इस तरीके से स्टार लगा दो। नाउ कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, तो उसमें ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा। और कभी कोई उल्टा भी हो सकता है, ना तो ये होगा ना ये होगा, कौन सा वाला दिया होगा, ये वाला दिया होगा, ठीक है। ऐसा भी होता है तीनों दिए हो और चौथा ऑप्शन क्या हो, ऑल ऑफ अबव, तो उसमें आंसर कौन सा होगा, ऑल ऑफ अबव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से क्या हो सकता है, एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर एक बार हमने क्या कर दिया, यहां पर टॉर्क को कैलकुलेट कर दिया, अब क्या निकालनी है इसकी यूनिट। तो हिंट डालो क्या, यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस आर, ये क्या है मेरे पास फोर्स, तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर, तो दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। अब देखो न्यूटन मीटर एक और चीज की यूनिट होती है, बताओ किसकी होती है, वर्क की होती है। सिंस वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगेन इसकी भी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी। लेकिन वर्क की एक स्पेशल इंसान या वो उसमें बहुत महान इंसान के नाम पर यूनिट होती है एंड दैट इज जूल। तो इसके हम न्यूटन मीटर नहीं लिखे क्या लिखते हैं, अक्सर जूल लिखते हैं। लेकिन हाँ कभी कभी हो सकता है दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ओके, यहाँ भी न्यूटन मीटर, यहाँ भी न्यूटन मीटर, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, वर्क की जो यूनिट लिखते हैं क्या लिखते हैं हम, जूल लिखते हैं अक्सर इन जनरल। या बोलते हैं ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है। और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है, लेकिन इसकी जूल नहीं होगी। दिस इज नॉट वर्क, वो दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है, टॉर्क है, ये क्या है, वर्क है, ठीक है। तो कभी कभी हम यूनिट को एक जैसा देखकर ये समझ लेते हैं दोनों का इफेक्ट भी क्या है, सेम है। दोनों में क्या है, धरती आसमान का अंतर है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज कैसी क्वांटिटी बताओ, वेक्टर स्केलर। अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट हो जाएगा क्या, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट ही क्या हो जाएगा, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या था, एक यहाँ पर चेतावनी थी कि हाँ एक ऐसा भी हमारे वहां होता है, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, लेकिन फिजिकल मीनिंग दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, नाउ हिंट डालो क्या, इधर इधर लिख देते हैं, पॉइंट ना लिखो, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, हमने पढ़ा है, दोज क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। देखो मैग्नीट्यूड निकाल दिया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो ये क्या है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, ठीक है। तो पॉइंट लग लेंगे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाइंड by the help of right hand screw rule, right hand screw rule, SKREW screw रूल। अभी रूल क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, इससे पहले भी हम क्या आया था, एंगुलर वेलोसिटी नाम का कॉन्सेप्ट आया था, वहां भी हमने क्या किया था, इस चीज को डिस्कस किया था। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, एंटी नॉट क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज क्या है इसका, रोटेशन है। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करोगे। तो कैसे कर्ल कर रहा है, ऐसे, यानी इस तरीके से कर्ल करो। और जब ऐसे हम कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंटेड होगा दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अगर ये ऐसे हो रहा है, ऐसे कर्ल करने पर थंब कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, तो दिस डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क डायरेक्शन कहां की ओर होगी, ऊपर, टाउ विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है।
अब अगर ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस वे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्या करोगे, कैसे कर्ल करोगे, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे कर्ल करो, और थंब कहाँ की ओर है, नीचे की ओर। अगर थंब नीचे की ओर है देन दिस टॉर्क विल बी ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इन दिस केस टॉर्क विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो अगर जब एंटी क्लॉकवाइज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देन टॉर्क विल बी पॉजिटिव, तो टॉर्क कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी नेगेटिव, तो टॉर्क कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। और एक बड़ा अच्छा डायलॉग भी चलता है फिजिक्स की दुनिया में, क्लॉक्स आर नेगेटिव, जो घड़ियाँ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है, बिकॉज जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम केस किसके लिए आया था, एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी आया था, वहाँ भी अगर वह ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर है बात, तो हम ऐसे बोलते हैं क्लॉक्स आर नेगेटिव, क्लॉक्स कैसी होती हैं, नेगेटिव होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। नाउ अभी डायरेक्शन होती है तो यहाँ पर हमने क्या किया था, देखो इधर देखो, यहाँ पर सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी। इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी तो इस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ हिंट डालो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 या वेक्टर टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हेडिंग विल बी वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, हैशटैग बना के लिखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। देखो, सिंस वी हैव व्हाट वी हैव, सिंस वी नो दैट कि दिस एफ इज सॉरी टॉर्क इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन फाई, एंड दिस फाई इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। इस फॉर्मूले को देखकर आपको एक प्रोडक्ट याद आना चाहिए, एंड द प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मेरे पास दो वेक्टर हों, एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और दूसरा मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है, देन दिस विल बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन phi, and phi is angle between vector A and a vector B, and here we have some unit vector which is normal to the vector A and a vector B। तो इसका मतलब अगर मैं एक बार इसको देख रहा हूं फिर इसको देख रहा हूं, इसका मतलब इन वेक्टर फॉर्म दिस टॉर्क टाउ वेक्टर विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये मेरा एक यहां से क्या है, प्रिडिक्शन है कि हाँ ऐसा मैं लिख सकता हूं, इसको एफ क्रॉस आर भी लिख सकता हूं, हाँ ठीक है। यहां से ये पता नहीं चल रहा है कि मैं आर क्रॉस एफ लिखूंगा या फिर एफ क्रॉस आर लिखूंगा, लेकिन मैंने क्या लिखा, आर क्रॉस एफ लिखा। मैं इसको एफ क्रॉस आर भी लिख सकता हूं, लेकिन क्या वो सही तरीका होगा लिखने का, ये यहां पर क्या है, क्वेश्चन है। या और अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि यहां से मुझे पता चला कि हाँ यहां पर जो रूल लगेगा कौन सा लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगेगा, लेकिन यहां पर मैं इस चीज को देखकर मैं यहां पर आर क्रॉस एफ भी लिख सकता हूं और क्या लिख सकता हूं, एफ क्रॉस आर भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड है ना, यहां पर डायरेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर मैं इसको देखकर ये लिखूं तो मैं यहां पर आर क्रॉस एफ लिखूंगा तब भी आंसर आएगा, और एफ क्रॉस आर लिखूंगा तब भी आंसर ये आएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों में वैलिड कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। या तो ये वैलिड है या तो ये वैलिड है या फिर ये वैलिड है। तो आंसर है वैलिड कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। अब ये वाला क्यों होगा, अभी वो क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं नीचे वाले को, क्योंकि ये वैलिड नहीं होता है। कौन सा होता है, आर क्रॉस एफ वाला क्या होता है, हमेशा वैलिड होता है। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। अब यही वैलिड क्यों हुआ, देखो समझो जरा बात को। मान लिया हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने अज्यूम कर लिया। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस, ठीक है। अज्यूम करो कि कोई एक पॉइंट है, यहां से आर डिस्टेंस पर है, इस तरीके से यहां से आर डिस्टेंस मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, और यहां पर इस पर कितना फोर्स लगाया, मैंने एफ फोर्स लगाया, एंड दिस पॉइंट इज रोटेटिंग ऑन एक्स वाई प्लेन अबाउट दिस जेड एक्सिस। कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। और मान लिया ये मेरे पास क्या आर है, दिस थिंग इज आर एंड दिस इज फोर्स एफ विच इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन। अज्यूम किया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई है, दिस इज एंगल फाई,
ये मेरे पास क्या है, एंगल फाई। आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, फाई है। इसी फाई की बात हो रही है यहाँ पर जो लिखा है मैंने। ओके, अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, अब एक बात सोच रहा, अगर आप इस लॉ की हेल्प से फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, इधर की ओर, एक बार मुझे बताओ कि जो पॉइंट है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, बताओ कैसा होगा मोशन। यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इन दिस डायरेक्शन, वन इज इन दिस डायरेक्शन। जो ये कंपोनेंट होगा उसका कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, बिकॉज दिस पॉइंट इज फिक्स एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो फिक्स। तो इसका मतलब जो फोर्स इफेक्ट में आएगा, ये जो कंपोनेंट इफेक्ट में आएगा जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन होगा, दैट विल बी टेंजेंशियल कंपोनेंट विच विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो जो मोशन होगा, जो सर्कुलर मोशन होगा या जो रोटेशनल मोशन होगा वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा मोशन हो रहा है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज विल बी मोशन। अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है देन दिस टॉर्क विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे होगा, ऐसे मोशन हो रहा है, देन टॉर्क विल बी इन जेड कैट डायरेक्शन। ओके, नाउ अब इस फॉर्मूले में आओ, अगर मैं ये लिखता टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर लिखता, ध्यान देना बात को, अगर मैं क्या लिखता, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर लिखता, तो क्या होता है, देखो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो इस आर को यहां से यहां तक, ये आर है, इसको यहां से उठाओ इधर ले आओ, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, पहले शिफ्ट कर सकते हैं, मैं आर को कहां ले आया, इधर ले आया। इसका उल्टा भी कर सकता हूं मैं, इस फोर्स को यहां से उठाओ, कहां ले जाओ, इधर ले जाओ। फोर्स को मैं यहां से पहले शिफ्ट किया, इधर ले गया, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। फोर्स को मैंने पहले शिफ्ट किया, इधर रख दिया, ठीक है, यूं करके, दिस इज माई फोर्स एफ, तो फोर्स को मैं इधर ले गया। अब ये एंगल कितना है मेरे पास, दिस एंगल इज फाई, ये एंगल कितना है, फाई है। मुझे निकालना क्या है, एफ क्रॉस आर निकालना है, और एफ क्रॉस आर भी कौन सा रूल फॉलो करता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो एफ क्रॉस आर कहां क्यों आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स आना कहां को चाहिए था, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इस फॉर्मूले में आर क्रॉस एफ लिखा गया। निकालो आर क्रॉस एफ, अगर मैं आर क्रॉस एफ निकालूंगा, दिस इज आर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ इन दिस डायरेक्शन, तो आर क्रॉस एफ विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन। तो यहीं से अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, जब मैंने ये निकाल रहा हूं तो जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, जो किस डायरेक्शन में होना चाहिए थे, जेड कैप डायरेक्शन में होना चाहिए था। जब मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो कहां क्यों आ रहा है, टॉर्क नीचे की ओर टॉर्क आ रहा है, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, जो कि सही नहीं है। मैग्नीट्यूड वही आएगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, इसलिए मैंने यहां पर ये फॉर्मूला लिखा, ये नहीं लिखा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, आर क्रॉस एफ ही क्यों लिखा, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ओके, तो इन दिस केस when object is moving anti-clockwise direction in this xy plane then this torque will be in z cap direction। अगर मैं ये बोलता कि ऐसे अगर मेरे पास अगेन क्या है, दिस इज जेड एक्सेस, दिस वन इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, दिस इज ओरिजिन, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। अभी फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज एंगल फाई, ये एंगल कितना है यहाँ पर, फाई है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, फोर्स एफ है एंड दिस आर विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर इसको पहले शिफ्ट किया, ठीक है, मैंने इस आर को यहाँ से यहाँ तक पहले शिफ्ट कर दिया, और अब क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क विल बी, देखो कैसे मूव करेगा, ये इस समय क्लॉकवाइज मूव करेगा, और क्लॉकवाइज मूव करेगा तो टॉर्क विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहाँ की ओर आया, नीचे की ओर, तो टॉर्क कहाँ की ओर होगा यहाँ पर, इन दिस डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले की हेल्प से और इसकी हेल्प से डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालेंगे, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। क्लियर, ओके। नाउ एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लास्ट होने वाला है टॉर्क से रिलेटेड, एंड दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। इसे मिटा दूं मैं, ठीक है, हिंट डालो क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। यानी टॉर्क अगर वेक्टर है तो उसके एक एक्स वाई जेड कंपोनेंट होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और टॉर्क बोलते हैं, वही क्या करने हैं, हमको फाइंड करने हैं। तो हेडिंग क्या है हमारी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। देखो क्या हो जाएंगे, देखो सिंस हमारे पास टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, और अगर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, ठीक है, जैसे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था, आर था, ठीक है, तो आर इज पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, दिस आर विल बी, हम सब जानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या आ जाएगा, जेड के कैप, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अगर मैं यहाँ से एफ निकालूं, फोर्स निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप आ जाएगा। ओके,
और अगर मैं टाउ इक्वल टू लिखूँ तो टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, ऐसा कुछ होगा। तो अब एक काम करो, वैल्यू उठाओ, इधर पुट करो, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ। अगर मेरे पास आर ये है, एफ ये है, अगर मैं आर क्रॉस एफ निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, बाय डिटरमिनेंट। तो यहाँ से मेरे पास जो टाउ इक्वल टू निकल के आएगा, तो दिस टाउ विल बी इक्वल टू कैसे आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ क्या आ गया एक्स वाई जेड आर के कंपोनेंट, और फिर एफ के, यानी क्या आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है। और टाउ का फिर क्या करोगे, जो x का कंपोनेंट है उसको x के साथ, y का कंपोनेंट y के साथ, z का कंपोनेंट z के साथ, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटरमिनेंट वी गेट दिस टाउ x विल बी इक्वल टू, ये होता है हमारे पास क्या, y एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और जो टाउ y आएगा, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ठीक है। आप सॉल्व भी कर सकते हो और ऐसे याद भी कर सकते हो, याद नहीं करना, आप सीधे से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने मन में कैलकुलेट करके फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। और फिर यहाँ से अगर टाउ जेड निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू जेड है तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो दीज थ्री आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। और जो क्या होने वाले हैं, आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बहुत जो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि बताओ कि जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ टॉर्क होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, ओके। तो इन दिस वे इस साइक्लिक ऑर्डर चलता है, अगर यहाँ x है तो यहाँ y आएगा, फिर z आएगा, फिर इसका माइनस करके ठीक इसका उल्टा, तो यहाँ z और फिर यहाँ y वाला, y का कंपोनेंट ऑफ फोर्स यहाँ y है, यहाँ z आया, फिर x आया, ऐसा सर्कुलर फॉर्म में चलता है, ठीक है। फिर माइनस, फिर ये क्या आया x आया, और यहाँ एफ जेड आ गया, ठीक है। अगर ये टाउ जेड है तो यहाँ क्या आएगा x आएगा, z है तो z के बाद क्या आता है x आता है, और फिर यहाँ क्या आएगा एफ वाई, फिर माइनस, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा माइनस करके, और फिर एफ वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये क्या है इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर मोमेंटम। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, एंड द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क को भी हम क्या कर सकते हैं, किसी एक क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज के टर्म में लिख सकते हैं, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, जो हम क्या करेंगे कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको टॉर्क के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो समझ में आई होंगी। हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया है यहाँ पर टॉर्क के विषय में, और ये इतना डिजर्व भी करता है, ठीक है। और अब मैं भी डिजर्व करता हूँ कि आप क्या करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, जितना हो सकता है शेयर करें, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।